हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, और पिछली क्लास में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन ये करवाया था। कौन सा था? हाँ, ये था कि अगर हमारे पास में जी, मैंने आपको बताया था कि जी बराबर अगर आपके पास में क्यू हो, रैशनल नंबर या रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी के सभी कैसे होते हैं? नॉन साइक्लिक होते हैं। ये मैंने आपको बात पिछली क्लास में बताई थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि यू एन, क्या ये हमारा साइक्लिक होता है? इज साइक्लिक ऑलवेज, एन चाहे कुछ भी हो। तो इसका आंसर है नीड नॉट। ठीक है, इसका आंसर क्या है? नीड नॉट। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा साइक्लिक होगा, ठीक है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? देखो, होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो कब नहीं होगा। जैसे सपोज हमको पता करना है कि U20, ठीक है, U20 तुम्हारा साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। एक सेकेंड, U20 तुम्हें पता करना है। अब देखो, U20 को तुम क्या लिख सकते हो? U20 को तुम लिख सकते हो, हाँ, U20 को तुम लिख सकते हो U4 × 5 लिख सकते हो ऐसा। अच्छा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5। ठीक। अब ये मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक रिजल्ट अगर आपको याद हो कि UM × N, इसको तो हम UM और UN, मतलब सॉरी, इसको ऐसा लिख सकते हैं UM और UN, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा U2 और U5। अब U2 ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? U2 होता है, ये तुम्हारा Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है। और U5 है, ये प्राइम नंबर है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z5 और 5 की वैल्यू होती है 4, ठीक है। तो ये फाइनली जो आइसोमॉर्फिक होगा, ये तुम्हारा Z2 × Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा, राइट। अच्छा, तो ये तुम्हारा Z2 × Z4 के आइसोमॉर्फिक हो गया। अब तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ U20, ये जो आइसोमॉर्फिक होगा तुम्हारा Z2 × Z4 होगा। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसको साइक्लिक होना है तो इसको भी साइक्लिक होना पड़ेगा भाई। अगर ये साइक्लिक हो गया तो ये साइक्लिक हो जाएगा, सीधी सी बात है। बट अगर आप इसमें देखेंगे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसका अगर आप ऑर्डर देखें तो ऑर्डर कितना होगा? Z2 × Z4 कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 होगा। अब अगर ये साइक्लिक होगा तो इसमें 8 ऑर्डर का कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होगा जो इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर देगा। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसका जो पॉसिबल एलिमेंट्स का जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो 1 2, मतलब 8 की डिवाइजर्स 1 2 4 और 8 होंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है Z2 × Z4 में 4 से ज़्यादा ऑर्डर के एलिमेंट होते ही नहीं हैं। 4 से ज़्यादा ऑर्डर के एलिमेंट होते ही नहीं है। आप एलसीएम ले लीजिए कोई से भी 2 नंबर का। जैसे अगर मैं Z2 की बात करूं तो Z2 में क्या होगा? 0 1, और Z4 में क्या होगा? ये होगा 0 1 2 3। आप कोई से भी 2 नंबर उठाइए, जैसे यहाँ से 0 और जैसे हमें 1 ऑर्डर का पता करना हो एलिमेंट, ठीक है। ये वैसे मैंने आपको बता ही रखी है बातें, आपको पता भी होंगी। जैसे Z2 × Z4 है, आपने 1 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट तो एक ही होगा, आइडेंटिटी। मान लो आपको 2 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो कितना होगा? 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, नहीं 1 2 हो सकता है। अब 2 देखो, ये 2 है, 2 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट होता है, ठीक है, और 1 ऑर्डर का इसमें होता है। जैसे मैं 2 1 की बात करूँ तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा, यानी 2 ऑर्डर का इसमें। लेकिन ये 2 की बात करूँ तो 2 ऑर्डर का Z2 में कोई एलिमेंट होता नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी 1 और 2, ठीक है। खैर, ये मैंने आपको बात बता रखी है। तो कहने का मतलब मोटी बात ये है कि इसमें 4 से ज़्यादा ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। 4 से कम ही होंगे, 4 से ज़्यादा तो होंगे नहीं, सीधी सी बात है। जैसे हमें 4 का पता करना हो तो 1 4 होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 4, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा, सीधी सी बात है।
8 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। 8 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट हो नहीं होगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये साइक्लिक नहीं होगा। ये साइक्लिक नहीं होगा तो U20 साइक्लिक नहीं होगा। क्लियर है ना? हाँ, चलो, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको मान लो पता करना हो कि U11 क्या ये साइक्लिक होगा। देखो U11 ये देखो प्राइम नंबर है, ठीक है। ये डायरेक्ट Z10 के बराबर आइसोमॉर्फिक होता है। कैसे? देखो U ऑफ P, ये मैंने आपको बताया था, U ऑफ P ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? ZP-1। ये मैंने जब U पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ये फार्मूला। U ऑफ P, अगर ये P प्राइम नंबर है तो ये डायरेक्ट ZP-1 के आइसोमॉर्फिक होता है। तो अगर मैं U11 की बात करूँ तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z10 के, ठीक है। एंड हमें पता है कि Z10 हमारा कैसा होता है? साइक्लिक होता है। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो Z10, सिंस Z10 इज साइक्लिक, दिस इम्प्लाइज दैट U11 इज साइक्लिक। ख़त्म, ठीक है। तो कहने का मतलब मोटी मोटी बात ये है कि UN साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि साइक्लिक ही हो, राइट। जैसे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो U100 है, पता करना है कि ये साइक्लिक होगा। देखो इसको तोड़ लो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? U 2 की पावर 2, 4 और 25 चौका 100, तो ये हो गया। अब देखो ये और ये कोप्राइम है तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, U2 की पावर 2 इंटू U2 की 5 की पावर 2, ये 5 है, ठीक है, 5 की पावर 2। अच्छा, U2 की पावर 2 किसके आइसोमॉर्फिक होता है? ये तुम्हारा Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है, और ये तुम्हारा Z 5 ऑफ 5 की पावर 2, और 5 ऑफ 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 20, ठीक है। 5 ऑफ 5 पावर 2 कितना होगा? 5 स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1, तो 25 माइनस 5 कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। खैर ये छोटी मोटी बातें हैं, ये आपको पता होंगी। तो मेन मुद्दा ये है कि जो ये फाइनली आइसोमॉर्फिक होगा ये Z2 क्रॉस Z20 के आइसोमॉर्फिक होगा। अब Z2 क्रॉस Z20, अब इसमें देखो अगर ये साइक्लिक हो गया तो ये भी साइक्लिक हो जाएगा। हमें पता है कि ये जो है इसमें कोई भी एलिमेंट और ऐसा नहीं होगा जिसका ऑर्डर 40 होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर देखो ना, यहाँ पर Z2 और Z20, इसका ऑर्डर कितना? 40 है। सीधी सी बात है, अगर इसका 40 है तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर 40 हो, तभी तो ये साइक्लिक होगा। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो साइक्लिक हो, तो सॉरी जिसका ऑर्डर कैसा हो? 40 हो। इसका मतलब क्या? ये नॉन साइक्लिक होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ये नॉन साइक्लिक, राइट। तो ये नॉन साइक्लिक होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे U8 मैंने आपको बताया था कि ये साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक होगा। बताओ, ये नॉन साइक्लिक होता है, मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था। ये कैसा होता है? नॉन साइक्लिक। ये पिछली क्लास में किया हुआ है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। नॉन साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक होगा। और जैसे दूसरा एग्जांपल U10 मैंने आपको बताया था, इसको हम लिख सकते हैं U2 इंटू 5, ये आइसोमॉर्फिक किसके होगा? Z1 क्रॉस Z4, और ये Z4 की आइसोमॉर्फिक होता है। अब देखो Z4 है, अगर ये साइक्लिक हो गया तो ये भी साइक्लिक हो जाएगा। हमें पता है कि Zn साइक्लिक होता है, यानी Z4 भी साइक्लिक होगा, तो U10 भी साइक्लिक होगा, सीधी सी बात है। तो इसको आप ऐसा चाहें तो लिख सकते हैं, सिंस Z4 इज साइक्लिक, दिस implies that U10 is साइक्लिक, राइट। अच्छा, जैसे तीसरा एग्जांपल, जैसे U163, ये साइक्लिक होगा कि नहीं होगा? अब देखो 163 अगर हम देखें तो प्राइम नंबर है, और हमें पता है U ऑफ P ये किसको आइसोमॉर्फिक होता है? ZP-1। तो ये क्या हो जाएगा? ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z162। अब Z162 तो साइक्लिक होता है, दिस इम्प्लाइज दैट ये भी हमारा कैसा हो गया?
साइक्लिक होगा, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रही होगी, कोई इतनी आफत वाली बात है नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे हमसे कोई बोल दे U1024, क्या ये साइक्लिक होगा? तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, U2 की पावर 10। अब U2 की पावर 10 मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर U2 की पावर R हो तो ये आइसोमॉर्फिक होता है Z2 क्रॉस Z2R-2, इसके आइसोमॉर्फिक होता है। ये मैंने आपको रूल लिखवाया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, और याद होना भी चाहिए भाई, बिना याद किए काम कैसे चलेगा। तो ये रूल मैंने आपको लिखवाया था, इसको आप नोट कर लीजिए अगर नहीं याद हो तो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हुआ, ये होगा तुम्हारा Z2 क्रॉस, इसमें से 2 घटा दो तो हाँ 2 की पावर 8 होगा, 2 घटा दिए, देखो R में से हमने 2 यहाँ पर घटा दिए तो 8 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Z2 और 2 की पावर 8 की वैल्यू होती है 256, तो 256। अब देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 1024, बट इसमें कोई सा भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका ऑर्डर 1024 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये तुम्हारा कैसा है, ये तुम्हारा नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक। अगर ये नॉन साइक्लिक है तो ये भी नॉन साइक्लिक होगा, सीधी सी बात है, इस पर ही डिपेंड कर रहा है, राइट। जैसे अगला क्वेश्चन अगर आपसे बोल दूं मैं U81, क्या ये साइक्लिक होगा? तो देख लेते हैं U81। अब U81 को मैं क्या कितना लिख सकता हूँ, U3 की पावर 4, बताओ 3 की पावर 4, इसको सही से लिख दें यार, 3 की पावर 4। अब ये 3 की पावर 4 हो गया, इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपको नहीं पता हो, वैसे यार मैंने ये बता रखा है सब कुछ, जैसे हमने पढ़ा था रूल कि अगर P की पावर R हो प्राइम नंबर तो इसको कैसा लिख सकते हैं, ये क्या होता है बताओ, अगर P की पावर R हो तो इसको हम, ये आइसोमॉर्फिक होता है तुम्हारा Z5 ऑफ P की पावर R, इसके आइसोमॉर्फिक होता है, पता है ना आपको, ये पता होना चाहिए भैया, ये मैंने लिखवाया है। जो U ऑफ P की पावर R है तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z ऑफ 5 P की पावर R, ठीक है। अच्छा तो ये तुम्हारा किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये डायरेक्टली आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z5 3 की पावर 4। अब 5 3 की पावर 4 का कैलकुलेट कर लो तो ये क्या होता है, ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या है 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3, तो 3 की पावर कितना होता है 81, और ये कितना हो गया 27, तो ये कितना हो गया मेरे ख्याल से 54 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 54। तो यहाँ से इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको निकाल लोगे आप। तो यहाँ से जो ये है ये तुम्हारा आइसोमॉर्फिक हो गया Z54। अब अगर इसको साइक्लिक होना है तो इसको, मतलब अगर ये साइक्लिक हो गया तो ये साइक्लिक हो जाएगा, और हमें पता है Z54 तो साइक्लिक होता है, क्योंकि Zn हमने पढ़ा है, Zn कैसा होता है साइक्लिक। इसका मतलब अगर ये साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक है, सीधी सी बात है, क्लियर। मेरे ख्याल से अब आप पहचाना सीख गए हो, आराम से पहचान लोगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना ज़रा, हाँ अब सही है। देखो तो ये हमारा साइक्लिक हो गया, तो मेरे ख्याल से हमने इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी ले ली है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए अगले हम बढ़ें। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई बताओ, क्वेश्चन है कि GLN/ZP क्या ये साइक्लिक होता है? अगर हमसे कोई पूछ ले ये बताओ साइक्लिक होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले केस वन में अगर हम बात करें, केस 1 का मतलब ये है, अगर मैं n की वैल्यू ले लूँ 1, n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या होगा, देखो n की वैल्यू 1 लेने का मतलब ये है कि GL1ZP, बताओ। अब ZP आपको पता है ये फाइनाइट फील्ड है, इसका मतलब ये है इसमें वो सारी मैट्रिक्स आएंगी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसमें वो सारी मैट्रिक्स आएंगी, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ वो सारी मैट्रिक्स आएंगी AIJ 1 क्रॉस 1 की, क्योंकि n की वैल्यू 1 है,
जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा और AI6 कहाँ से आएंगी, ZP से। ठीक है, अब ये मैंने आपको जब GLN/F बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में ZP है और N की वैल्यू 1 है तो ये डायरेक्ट ZP-1 के बराबर हो जाती है। ये बात ये बराबर है, ठीक है, इसके बराबर हो जाती है। ये बात मैंने आपको वहाँ बताई थी डिटेल से, क्यों हो जाती है ऐसा मैंने आपको बताया था। तो GL1/ZP ये ZP-1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि GL1/ZP ये किसके बराबर है, ZP-1। अब हमें पता है कि ये जो है हमारा कैसा, ये हमारा साइक्लिक है भाई, ये कैसा है, ये हमारा साइक्लिक है। अगर ये साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक होगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये भी कैसा होगा, साइक्लिक। ठीक है ना, तो अगर ये साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक हो गया, क्योंकि ZP-1 साइक्लिक ही होता है, नो डाउट। ठीक, अच्छा अगर मैं मान लो n की वैल्यू ले लूँ 2, n की वैल्यू मान लो मैंने 1 से बड़ी ले ली, ठीक है, 2 या 2 से बड़ी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि मान लो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। देन हमें पता है कि जो GLN/ZP हमने पढ़ा था कि अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये हमारा कैसा होता है, नॉन अबेलियन होता है। पढ़ा था ना हमने, बताया था मैंने आपको, ये कैसा होता है, नॉन अबेलियन होता है। अगर नॉन अबेलियन हो गया तो दिस इम्प्लाइज कैसा हो गया, नॉन साइक्लिक हो गया, सिंपल, ख़त्म। कैसा हो गया, नॉन साइक्लिक हो गया। अरे एक सेकेंड, अरे ये क्या हो गया, हाँ, नॉन साइक्लिक। ठीक है, अगर नॉन अबेलियन हो गया तो नॉन साइक्लिक हो गया। क्यों नॉन अबेलियन क्यों हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स आपस में कम्यूट नहीं करती हैं। अगर इसका आपको देखना है तो डिटेल में आप पिछली क्लास में चले जाइए, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि देन, मैं देखो शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, देन GLN अगर ग्रेटर देन 1 है तो ZP कैसा होगा, ZP इज नॉन साइक्लिक। ठीक है, कैसा होगा, नॉन साइक्लिक, सिंपल सी बात है। अच्छा अगर हमारे पास में मान लो, देखो इसी को मैं ऐसा लिखूं कि अगर मान लो, क्वेश्चन ही बना के लिख देते हैं, अगर मान लो GLN/F ये हमसे पूछा जाए क्या ये साइक्लिक होगा। और यहाँ पर चेंज ये है कि जो फील्ड है वो तुम्हारी रियल नंबर हो सकती है और रेशनल नंबर हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। ये वाली बात थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो देखो इसमें ट्विस्ट कुछ नहीं है। देखो फील्ड अगर हमारी रियल नंबर है तो देखो अगर मैं n की वैल्यू ले लूँ 1, n की वैल्यू सपोज मैंने ले ली 1, अगर मैं n की वैल्यू ले लूँ 1 तो GL1/R ये क्या बना था, ये R* बना था। मैंने आपको बताया था कि ये R* है। अब R* हम पढ़ चुके हैं, ये कैसा होता है, नॉन साइक्लिक होता है। R* सिंस R* कैसा होता है, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। अगर ये नॉन साइक्लिक है दिस इम्प्लाइज दैट ये भी कैसा होगा, नॉन साइक्लिक होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना कि अगर n की वैल्यू 1 हो और R* हो तो ये मतलब R हो तो ये R* के बराबर हो जाता है। ये मैंने आपको बात बताई थी। अच्छा चलो ये हो गया। और मैंने आपको ये भी बात बताई कि अगर आप n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी लेंगे, 2 या 2 से बड़ी, तब क्या होगा, अगर आप n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी लेंगे तो GLN इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2/R इज़ नॉन अबेलियन। बताया था, इज़ नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन, अगर नॉन अबेलियन हो गया तो दिस इम्प्लाइज दैट कैसा हो गया, नॉन साइक्लिक। कैसा हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा नॉन साइक्लिक। ठीक है, अगर नॉन अबेलियन हो गया तो नॉन साइक्लिक हो गया, सिंपल सी बात है, ख़त्म। और कुछ इसमें सोचना ही नहीं है ज़्यादा।
तो ये हमने GLN मतलब साइक्लिक के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, सेम टू सेम अगर हम बात करें तो SLN, अगर हम सेम टू सेम बात करें कि जैसे हमसे मान लो G बराबर दिया है SLN ओवर F, हमसे ये पूछे, ठीक है, क्या ये साइक्लिक होगा? साइक्लिक, ठीक है। हमसे अगर ये पूछ ले कि ये साइक्लिक होगा, तो सीधी सी बात है, आपको वही फंडा लगाना है, कुछ नया चीज़ नहीं करना है कि अगर n की वैल्यू 1 हुई तो ये साइक्लिक होगा, और n की वैल्यू अगर मान लो 2 हुई तो देखो, चलो मैं इसको कर देता हूँ, देखो इसको मैं बता देता हूँ वरना हो सकता है समझ में नहीं आया। अगर n की वैल्यू मान लो 1 ले लिया आपने, n की वैल्यू 1 ले ली, तो g बराबर कितना होगा? g बराबर होगा SL 1 ओवर F। फील्ड फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। अब इसमें कौन सा, देखो पहली बात तो ये समझो कि SLN ओवर F होता क्या है। तो ये होता है हमारे पास में वो सारी मैट्रिक्स n क्रॉस n की जिनका डिटर्मिनेंट 1 आता हो, AIJ बिलोंग्स टू F। ये मैंने आपको बात जब इसकी डेफिनेशन बताई थी तब भी बताई थी, आप यहाँ पर समझ लीजिए कि SLN ओवर F वो सारी मैट्रिक्स का कलेक्शन जिनका डिटर्मिनेंट 1 आता हो। GLN ओवर F में डिटर्मिनेंट कितना था? उसमें डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो था, यहाँ पर 1 था। अब एक बात समझो, अगर मैं फील्ड मान लो फाइनाइट ले लूँ या इनफाइनाइट ले लूँ, कोई सी भी फील्ड ले लूँ, मुझे ऐसी मैट्रिक्स बताओ जब n की वैल्यू 1 हो, मुझे सारी की सारी 1 क्रॉस 1 की वो मैट्रिक्स ढूंढनी है जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आए। अब बताओ, फील्ड से एलिमेंट आ रहा है, अगर मान लो AIJ बराबर मैंने 2 ले लिया, कहाँ से आ रहा है? फील्ड से आ रहा है, तो ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी? बताओ। अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं, तो डिटर्मिनेंट अगर जो भी हमारी मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की होती है तो उसका डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट निकल के आ जाता है। भाई डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट निकल के आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 2 लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 2। आप अगर इसकी वैल्यू 3 लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 3। आप इसकी वैल्यू -1, सॉरी, अगर आप इसकी वैल्यू 3 लेंगे तब भी डिटर्मिनेंट कितना होगा? 3। अगर आप इसकी वैल्यू 1/2 लेंगे, क्योंकि 1/2 तुम्हारा फील्ड से आता है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा? 1/2। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो आपने 1/2 ले लिया, तो ये मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे तो 1/2 वही डिटर्मिनेंट वही आ जाएगा, क्योंकि 1 क्रॉस 1 की है। इसका मतलब ये है, एक बात समझ में आ रही है, इसका मतलब आप कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका डिटर्मिनेंट 1 तो नहीं आएगा अगर आपने 1 नहीं लिया है। तो अगर आप AIJ की वैल्यू जैसी 1 कर देंगे तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी ये, और इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा 1। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा SL1 ओवर F में, ठीक है। आप चाहे फील्ड फाइनाइट लीजिए चाहे इनफाइनाइट लीजिए, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो आएगा 1, जिसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 1। अब इसमें एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ जी का मतलब ये कितना है? 1। एक और देखो, ये 1 है, ये तुम्हारा मतलब 1 है, तो अगर मैं 1 की बात करूँ तो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर भी कितना है? 1। इसका मतलब ये है कि ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर मैच कर गया, यानी दोनों का ऑर्डर बराबर है। इट मीन्स ये कैसा हो गया? तुम्हारा साइक्लिक हो गया। ये तो ढूंढना होता है भाई, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, तो ये साइक्लिक हो गया। तो SL1 ओवर F कैसा हो गया? हमारा साइक्लिक हो गया। अच्छा, अगर मान लो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो SLN ओवर F ये कैसा हो जाएगा? ये नॉन अबेलियन हो जाएगा, इज नॉन अबेलियन। अगर ये नॉन अबेलियन होगा, दिस सिंपलाइज द नॉन साइक्लिक हो गया, सिंपल, खत्म। नॉन, चलो अरे यार इसको सही से लिखते हैं, नॉन साइक्लिक। अगर नॉन अबेलियन है तो नॉन साइक्लिक है, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए
तो ये तो हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन करें हम। अगला क्वेश्चन ये है कि मान लो G इज इक्वल टू दे दिया K4, ठीक है। K4 साइक्लिक होता है, पता करते हैं। देखो इसमें एलिमेंट कैसे होते हैं, E A B और ए बी। अब हमें पता ही है अबेलियन तो होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं वो लिख ही देता हूँ। देखो ये होता है ई ए बी और ए बी, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, और ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये होता है, ठीक है। अभी हमें पता करना है क्या ये साइक्लिक होता है। यहाँ पर देखेंगे आप, जो ऑर्डर ऑफ K4 होता है वो कितना होता है, 4, इसका ऑर्डर 4 होता है। अब मुझे बताओ कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 है। देखो अगर आप, ये आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर कितना होगा, 1। ये नीचे मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर इसका कितना होगा, 1। अच्छा ये है, देखो हमने इसमें हमें दिया है कि आप ए स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। इसका भी ऑर्डर कितना हो गया, 2, और इसका भी ऑर्डर 2 होता है, आपको पता होगा इसका भी ऑर्डर कितना होता है, 2। अच्छा अगर इसका ऑर्डर, देखो सभी का ऑर्डर कितना है, 2 2 है। इसका मतलब ये है इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 हो, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। अब ऐसा नहीं है, दिस इम्प्लाइज दैट K4 कैसा हो गया, नॉन साइक्लिक हो गया, इज नॉन साइक्लिक, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, सिंपल है, कुछ इतना टफ नहीं है, ठीक है। अच्छा ओके, देखो एक नोट मैं लिखवा रहा हूँ, और अच्छा नोट है। नोट ये है कि अगर आपके पास में, नोट लिख लीजिए, इफ़ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P, ठीक है, और ये P इज प्राइम, ध्यान रहे P कैसा है, प्राइम। अगर किसी भी, कोई भी ग्रुप है, अगर उसका ऑर्डर P है, देन G इज साइक्लिक, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ये तो आपको पता ही है, ऑफ ऑर्डर P। दिस इम्प्लाइज दैट G इज इक्वल टू, G आइसोमॉर्फिक होगा ZP के, ठीक है। मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, अगर आपको पीछे पता हो, कि अगर कोई भी ग्रुप है, अगर उसका ऑर्डर कोई प्राइम नंबर है तो वो हमेशा साइक्लिक होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा नोट बढ़ा दिया है कि अगर कोई ग्रुप है, अगर कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर P है, देन G हमारा साइक्लिक तो होगा ऑर्डर P का, लेकिन ये आइसोमॉर्फिक होगा ZP के, ये चीज़ बोली है, सिंपल सी बात ये है। देखो अच्छा ये हो गया तुम्हारे पास में एक नोट। दूसरा नोट ये है कि अगर आपके पास में मान लो ZM क्रॉस ZN है, ठीक है, और अगर M और N की GCD 1 है, GCD M N इज इक्वल टू 1, मान लो M और N की GCD 1 है, तो ये तुम्हारा रिजल्ट डायरेक्ट आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ZM N के, ठीक है। इफ़ GCD ऑफ M N इज़ 1, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना। इसको मैं एक डिब्बे में बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ अभी करते हैं, रुको रुको, चलो ठीक है। देखो अरे यार ये गड़बड़ हो रहा है, देखो करते हैं, रुको एक सेकेंड। एक बार चला गया यार, सर क्या कर रहे हो
अरे मैं सोच रहा हूँ डिब्बे में बंद हो जाए। अरे समझ गए ना आप, ठीक है चलो, खाली टाइम ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ जाना कि अगर एम और एन अगर यहाँ पर आपके पास में कैसे हों, ये अगर आपके पास में इनकी GCD 1 है तो ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा ZM इंटू ZN के। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि मान लो आपके पास में G इज इक्वल टू दिया है Z4 क्रॉस Z7, तो क्या ये साइक्लिक ग्रुप होगा, ये हमसे पूछा है। क्या ये साइक्लिक होगा, ये हमसे पूछा है। अब एक बात समझो, अभी आप इसका रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, या आप ऐसा सोच सकते हैं कि इसके जो ग्रुप का ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा आपके पास में 4 इंटू 7 यानी 28। तो 28 ऑर्डर का इसमें कोई एलिमेंट होगा, आप देख लीजिए, जैसे Z4 है और Z7 है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा भाई चार, और इसमें 7 ऑर्डर का मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं दोनों के एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम 4,7 कितना होता है, 28 होता है। इसका मतलब क्या है, 28 ऑर्डर का अब जो एलसीएम है ये इस पूरे वाले ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या, 28 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब ये साइक्लिक है। अच्छा, कितने एलिमेंट मिलेंगे जो 28 ऑर्डर के होंगे, तो देखो Z4 में 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 4 आया ना, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 5 7, 5 7 कितना होगा 6, 7 माइनस 1 6, तो ये 6 हो गया। अच्छा, तो 4 दूनी 12, तो 12 एलिमेंट मिलेंगे भाई साहब, एक दो की तो छोड़ ही दो, टोटल कितने एलिमेंट मिलेंगे 12, तो 12 एलिमेंट मिलेंगे जिनका ऑर्डर कितना होगा 28। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लिक तो हो गया, क्योंकि इसमें 28 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिल गया और ग्रुप का ऑर्डर भी कितना 28, तो ये साइक्लिक तो हो गया। अच्छा, दूसरे तरीके से अभी जो मैंने रिजल्ट बताया था उससे आप कर लो, जैसे G इज इक्वल टू आपको दिया है Z4 क्रॉस Z7, तो देखो 4 और 7 इनका GCD कितना आ रहा है 1, तो ये डायरेक्ट आप लिख दीजिए Z28, 4 सत्ते 28, तो ये Z28 के आइसोमॉर्फिक हो गया। अब Z28 तो तुम्हारा साइक्लिक होता ही है, इसका मतलब क्या, G भी तुम्हारा साइक्लिक है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताओ, अरे बोलो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत TGD PGD में पूछे जाते हैं। जैसे G इज इक्वल टू मान लो आपको दे दिया है XI, कर लेते हैं, टेंशन ना लो, X, अरे यार XI YJ और X स्क्वायर इज इक्वल टू E Y की पावर 4 इज इक्वल टू E, y की पावर 4 इज इक्वल टू E, और XY इज इक्वल टू Y इनवर्स X। ठीक है, और यहाँ पर I बराबर 0 1 और J बराबर 0 1 2 3। ठीक है ना, ये है। अब हमसे पूछा है देन ऑर्डर ऑफ y की पावर -42, इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर पहुंचाएं, थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दें। चलो देखो, अब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो एक बात समझो, हमें दिया है देखो y की पावर 4 बराबर आइडेंटिटी दिया, राइट। अगर y की पावर 4 बराबर आइडेंटिटी दिया है, अगर मैं इसमें, समझो बात के लिए, अगर मैं इसमें अगर मैं इसमें y की पावर चलो ये 4 है, अगर मैं -11 से दोनों तरफ -11 पावर लगा दूँ, कोई दिक्कत है ये बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। आई की पावर -11 है, आई की पावर कुछ भी हो वो हमेशा आई आता है, सॉरी ई आइडेंटिटी, कहने का मतलब मेरा आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी की पावर आप कुछ भी करो हमेशा आइडेंटिटी आएगा। अच्छा, ये कितना हो गया, ये देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो गया, y की पावर -44, y की पावर -44 बराबर ई।
अच्छा y की पावर -44 है, इसको मैं लिख सकता हूँ y की पावर -42 इंटू वाई स्क्वायर बराबर ई। बताओ लिख सकता हूँ ऐसा या नहीं, बोलो। अरे लिख सकता हूँ ऐसा या नहीं? तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो थोड़ा सा छोटा कर दें, हाँ देखो ये हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको देखें, देखो इसको हमें इसी का तो ऑर्डर पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा y की पावर -42 बराबर y की पावर -2। ये y उधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। अच्छा ये -2 हो गया। अब देखो -42 अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, -42 अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये y की पावर -4 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। इसको जहाँ पर ऐसे लिख लो y की पावर 4 की पावर -1, ऐसे आप लिख लो। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर। अच्छा ये क्या हो गया, अब y की पावर 4 किसके बराबर है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी की पावर -1, ये तो आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब क्या है, y की पावर जो -42 था आपने उसका स्क्वायर किया तो वो आइडेंटिटी मिल गया। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ y -42 ये कितना हो गया 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, राइट। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताओ, अगर हो तो बता दो, नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो और करें, चलो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग करेंगे, टेंशन नॉट, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बस आप पढ़ते रहिए। तो ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।